पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये 3 टर्म का क्वेश्चन दे रखा है। हमने हर टर्म को अलग अलग यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। इनवर्स वाले पार्ट को cos इनवर्स √2 अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर को ये ट्रायंगल बनाया, बेस √2 हाइपोटेनिस पाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में ले लिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू पाई आ गई, इस लेग की वैल्यू, तो tan इनवर्स यही एंगल tan इनवर्स पाई बाई √2 के इक्वल हो जाएगा। जो सेकंड टर्म में इनवर्स वाला पार्ट है, इसमें मैंने बच्चों क्या किया, अंदर में 2 से डिवाइड कर दिया और पाई अपॉन √2 को अगर मैं tan थीटा मान लूँ तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना, जो कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के जैसा हुआ। और ये सिंप्लीफाई होकर वैल्यू ऐसी आ जाएगी और हमारे पास ये फार्मूला लिख रखा हुआ। तीसरे टर्म में क्योंकि अंदर गई हुई वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए tan इनवर्स √2 अपॉन पाई को हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स पाई अपॉन √2। ना हर टर्म मेरे पास सिंप्लीफाई होके आ गया है बच्चों, जिसमें हम हर टर्म की वैल्यू डाल देंगे, जिसको मैंने लिख रखा है एक्सप्रेशन में। ये सारी वैल्यूज़ मैंने डाल दी, सिंप्लीफाई हुआ, बीच में ये भी चीज़ें यूज़ हुई थी, सिंप्लीफाई हो गया है, जिसका आंसर आएगा बच्चों 2.35 या फिर 2.36। ये इसका सोल्यूशन रहा बच्चों। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2। अल्फा एक पॉजिटिव रियल नंबर है और ये f और g में हमारे पास डिफाइंड फंक्शन है ना। हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो x गोज़ टू अल्फा प्लस पे हमने जब से इस g की लिमिट निकालनी चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, तो ये आपके पास 0/0 इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म का एक क्वेश्चन बनाइए, जिसमें हम लोग इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल जब इसमें लगाएंगे तो आपके पास डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अलग ढंग से, ये और ये कैंसिल हो गए बच्चों, और x गोज़ टू अल्फ़ा इस पोर्शन में हमने निकाल लिया इसको, और जो हमारे पास बच गया ये फिर से आपके पास इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बच रहा है 0/0 फॉर्म का बच्चों, जिसमें एक बार हमने फिर से यहाँ पे लॉपिटल लगाया, इस पोर्शन में फिर से लॉपिटल लगाया। वो न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोग लॉपिटल लगाते हैं मेरे बच्चों, इनके साथ ये टर्म फिर से कैंसिल हो गया है और हमारे पास x गोज़ टू अल्फ़ा डालेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके वैल्यू आ गई x गोज़ टू अल्फ़ा प्लस पर g x की वैल्यू 2 आ गई ना। हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट में जब हमने x गोज़ टू अल्फ़ा प्लस डाला तो अंदर की वैल्यू 2 आ गई, एंड दैट इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स f2। इस x की जगह पे जब हमने 2 डाला तो हमारे पास ये आ गया sin π/6, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 होती है, ये जिसको हम लोग 0.5 भी लिखेंगे। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा बच्चों। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3। सेट थ्योरी का एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम है ये। 900 बंदों में जो ये सर्वे हुआ है, उनमें जिनको फीवर, कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उनको मैंने ABOC सिंबल से लिख रखा है। फीवर की प्रॉब्लम में 190 बंदे हैं। NA सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज़ 190। सिमिलरली NB और NC लिख रखा है। आगे लिख रखा है 330 प्रॉब्लम पर्सन हैड सिम्टम ऑफ फीवर और कफ और बोथ, मतलब A यूनियन B, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको या तो फीवर है या कफ है या दोनों है, 330 है। ऐसे ही 350 और 340 का भी डेटा मैंने लिख रखा है। 30% ऐसे हैं जिनको ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, जिनको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 30 लिख रखा है। एक हमारे पास सेट की एक एलिमेंट्री फार्मूला होता है NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। हमारे पास इन तीनों की वैल्यू दे रखी, यहाँ से A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार से NB इंटरसेक्शन C और NA इंटरसेक्शन C की वैल्यू निकल गई, अर्थात जिनको जैसे NA इंटरसेक्शन B जिनको फीवर और कफ दोनों है, सिमिलरली नीचे लिखी हुई वैल्यू। 3 सेट के लिए यही एलिमेंट्री फार्मूला लगा, NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C से हमारे पास NA यूनियन B यूनियन C की वैल्यू आ गई बच्चों। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यही बात मैंने इसको इस वेन डायग्राम से भी दिखा रखा है। 30 तीनों प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 80 आई थी, तो 50 हमने यहाँ पे डाल दिया है। A यहाँ पे सेट A में ये एलिमेंट है जिसको सिर्फ और सिर्फ फीवर की प्रॉब्लम है, ये जो वो ऐसे लोग A हैं। आगे लिख रखा है कुल 900 बनते हैं, नंबर ऑफ पर्सन विदाउट एनी सिम्टम। ये क्या होगा, पूरे जो 900 एलिमेंट है, 900 बंदे हैं,
उसमें से इन सभी को मैंने अगर हटा दिया ए यूनियन बी यूनियन सी को, तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन विदाउट एनी सिम्टम के हो गए। अब आगे हमने देखा नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एग्जैक्टली वन सिम्टम, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। इसका हमारे पास ये एलिमेंट्री फार्मूला होता है जिसको मैंने लिख दिया, और हमारे पास क्योंकि हर चीज़ों की वैल्यू निकल गई है तो ये वैल्यू हमारे पास 240 आ गई। नाउ नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग एट मोस्ट वन सिम्टम, या मतलब कोई भी उनको सिम्टम नहीं है या अधिक से अधिक एक सिम्टम है, इसमें हमारे पास 240 और 480 का सम हमने निकाल लिया 720। नाउ प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो पूछी गई है वो एट मोस्ट सफरिंग फ्रॉम वन प्रॉब्लम इस 720 आया अपॉन टोटल 900 कुल बंदों में सर्वे हुआ था जिसकी वैल्यू आ गई 0.8। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा बच्चों। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिसका नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो के बराबर नहीं है। अगर जेड इज इक्वल टू एक्स वाई होगा तो वाई की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, दैट इज जेड इज इक्वल टू जेड बार नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है। आगे बोल रहा है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, सपोज वो बीटा होता है, अगर वो रियल नंबर है तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू बीटा बार। अगर ये हमसे बोल रहा है कि ये प्योरली रियल है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। फिलहाल यही चीज़ मैंने किया, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए जिससे कैलकुलेशन में मदद मिले। मैंने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये अल्फ़ा, इस पूरे को मैंने अल्फ़ा माना और थोड़ा सा इसको डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लिया। नाउ अल्फ़ा इज़ प्योरली रियल, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बार। ये जब मैंने लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये दो ब्रैकेट आ गए। नाउ दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, इसका मतलब कम से कम उनमें कोई न कोई एक जीरो जरूर होगा, क्योंकि पहला वाला पार्ट जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए यही पार्ट जीरो के बराबर होगा। और देयरफॉर जेड जेड बार इज इक्वल टू 1/2 दैट इज मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, आंसर इज 0.5। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा बच्चों। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों जेड बार इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ऐसा दे रखा है। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आई और जेड स्क्वायर को एक तरफ और जेड बार को एक तरफ किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिया। बच्चों नाउ पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसा मैंने पुट कर दिया। नाउ रियल पार्ट को रियल के पार्ट के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया। नाउ इसको मैं बराबर के बाईं तरफ ले गया और कॉमन लिया। नाउ दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, या तो x जीरो होगा या तो फिर अगला फैक्टर जीरो होगा। अगर यदि x जीरो हो गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 में डाला तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज मिली। अगर मैंने y की वैल्यू -½ ले लिया और ये पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास x की ये दो पॉसिबल वैल्यू मिली। तो इस प्रकार से हमारे पास यही 4 पॉसिबल सोल्यूशन रहे बच्चों इस क्वेश्चन के। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 6 एक सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बढ़िया लुक का क्वेश्चन है। बच्चों आपके पास आर आई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आई और एल आई और वेट डब्ल्यू आई है, जिसकी एरिया ए आई है। A51 और A51 माइनस A50 की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ हमने लगाया और ऐसे ही हमने A50 के लिए लिख दिया। क्योंकि L1 L2 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है, और इसी प्रकार से W1 W2 डॉट डॉट ये दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस D2। तो मैंने बच्चों ये आपके पास जनरल टर्म L51 की वैल्यू L1 प्लस 50D, ऐसे ही मैंने करके सभी की वैल्यू लिख दिया nth टर्म का फार्मूला लगा के, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जिससे मेरे पास L1 D2 प्लस W1 D1 की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। ये इस इक्वेशन बन रहा है जिसमें मैंने D1 D2 10 जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हमने यूज भी किया। आगे अपने से पूछा जा रहा है A100 माइनस A90 की वैल्यू आपसे बताने के लिए बोल रहा है। A100 L100 W100 माइनस L90 W90, फिर से जनरल nth टर्म का फार्मूला चारों जगह पर लिख के ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया। ब्रैकेट को ओपन किया गया है तो जो इक्वेशन 1 था ये यहाँ पे यूज हो गया, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास सभी जो D1 D2 थी वो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी, तो सभी की वैल्यू को मैंने रख के सिंप्लीफाई कर दिया। 18900 ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा बच्चों।